नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। सोशल साइंस कक्षा 10 का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। राष्ट्र से तात्पर्य कि वह भूमि जिस पर संस्कृति, एक भाषा बोलने वाले मिलजुल कर आपस में रहते हैं, जिसके अंदर हम की भावना होती है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। उसकी अपनी एक सीमा होती है, अपने लोग होते हैं, अपना शासन होता है और उसको अपना उस राष्ट्र से प्रेम करने की जो विचारधारा होती है, उसे राष्ट्रवाद बोलते हैं। कि अपना भी एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र की शान है और उस राष्ट्र के लिए अपना तन मन सब कुर्बान है। जब ऐसी भावना एक राष्ट्र के प्रेम के लिए आ जाती है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है? तो यूरोप महाद्वीप के फ्रांस नामक देश में। फ्रांस देश में सर्वप्रथम राष्ट्रवादी विचारधारा देखने को मिलती है कि एक राष्ट्र के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए और उन्होंने वहाँ पर क्रांति करके अपने क्या कहते हैं शासक को पदच्युत करके अपने संविधान के अनुसार शासन प्रारंभ किया। आज उसी कड़ी में हम देखते हैं कि यूरोप में जिस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, उस देश का इतिहास कैसे रहा। दो शब्द आता है, राष्ट्रवाद और समाजवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद के शब्द की शुरुआत हुई थी और रूस की क्रांति जो शायद 1905 में हुई थी, उससे समाजवाद की जो है शब्द की शुरुआत होती है। आइए आज देखते हैं हम फ्रांस, जहां से राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति दिखाई देती है, उसका इतिहास एक नज़र में उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में लुई 16वें का जिक्र आता है, जिसके अगेंस्ट फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो लुई 16वां जो है 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसके खिलाफ जनता एकत्रित होकर के बास्तिल के दुर्ग का पतन होता है और 1791 में फ्रांस का एक संविधान बनता है। फ्रांस का संविधान कब बना? 1791 ईस्वी में बना। 1793 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है और जैकोबिन क्लब का नेता रोबेस्पियर वहाँ का शासक बनता है। उसके शासन को आतंक का शासन कहते हैं। जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ाऊंगा उसमें। इसके बाद 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को भी फांसी दे दी जाती है, क्योंकि वह बहुत ही आतंक फैलाए हुए था अपने देश में। 1700 फिर उसके शासन के समाप्ति के बाद, रोबेस्पियर के शासन की समाप्ति के बाद, फ्रांस के लोगों ने सोचा कि किसी एक व्यक्ति को अब सत्ता का पावर न दे करके, सत्ता की शक्ति न दे करके 5 लोगों की जूरी शासक के रूप में कार्य करेगी और डिसीजन लेगी। तो उस शासक को बोलते हैं डायरेक्टरी शासन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी शासन। यह शासन 1799 ईस्वी तक चला। 1799 ईस्वी तक चला, लेकिन इसकी एक बहुत ही इसका एक अवगुण सामने आया कि ये लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते थे और पांचों मिल करके सही डिसीजन नहीं ले पाते थे। इसलिए जनता वहाँ के क्या कहते हैं, फ्रांस में अराजकता का माहौल बन गया और इसको समाप्त करके इनकी कमजोरी का लाभ उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1799 ईस्वी में यहाँ का शासक बन जाता है। यानी डायरेक्टरी शासन समाप्त होता है और कौन बन जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में। अब यह जो है 1804 ईस्वी में खुद को सम्राट घोषित कर लेता है फ्रांस का और अपना एक अलग संविधान लागू करता है। इसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन कब सम्राट बना? 1804 ईस्वी में। फिर देखिए 1815 ईस्वी तक नेपोलियन ने फ्रांस का खूब विस्तार किया, फ्रांस का नाम रोशन किया एक तरह से। और उसने 1815 ईस्वी में इस फ्रांस के में साम्राज्य विस्तार जो उसकी नीति थी, उस नीति के अनुसार उसने कई दुश्मन बना लिए और वाटरलू का युद्ध होता है 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है 1815 ईस्वी में। अब इसके बाद जो है 1815 ईस्वी नेपोलियन की हार होती है, वियना की संधि होती है और लुई 18वां शासक बन जाता है। यह बहुत अच्छा शासक था। इसने देखा था कि लुई 16वें के साथ इस जनता ने क्या किया है, तो यह अपने फ्रांस के शासन को बहुत बेहतरीन ढंग से चलाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1824 ईस्वी इसकी मृत्यु हो जाती है।
किसकी? लुई 18वें की। 1824 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद चार्ल्स दसम को शासक बनाया जाता है, चार्ल्स दसम को। लेकिन यह उतना अच्छा नहीं था, यह अत्याचारी शासक था और इसके विरुद्ध में 1830 में एक दूसरी क्रांति फ्रांस में होती है, इसे बोलते हैं फ्रांस की जुलाई क्रांति। फ्रांस की दूसरी क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। किसके अगेंस्ट? चार्ल्स दसम के अगेंस्ट। चार्ल्स दसम को हरा दिया जाता है और लुई फिलिप को शासक बना दिया जाता है। वहां फिर संवैधानिक राजतंत्र लागू होता है। लुई फिलिप उसका अध्यक्ष बनता है और वहां का शासक बनता है। 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के अगेंस्ट क्रांति होती है और लुई फिलिप को भी हटा दिया जाता है तथा नेपोलियन तृतीय के नेतृत्व में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। कहाँ? 1848 ईस्वी में। दोस्तों, ये था फ्रांस का इतिहास। इसमें अब देखेंगे कैसे कैसे नए नए राष्ट्र सामने आ रहे हैं। यह जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो अपने शासनकाल में इटली की सीमाओं में घुसा, जर्मनी की सीमाओं में घुसा और सबको एक राष्ट्र के लिए क्या कहते हैं उत्साहित किया, प्रेरित किया और यहाँ पर इसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। 1832 में इसका एक परिणाम रिजल्ट देखने को आता है जब कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और यूनान स्वतंत्र होता है। यूनान एक राष्ट्र के रूप में सामने आता है विश्व पटल पर। इसी तरह से 1871 ईस्वी में इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है और दो राष्ट्र, नए राष्ट्र जो है विश्व पटल पर सामने आते हैं। तो दोस्तों, यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रथम चैप्टर। फिर मैं संतोष यादव नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे। अब क्या कहते हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।